अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट 2026 में आज जो चैप्टर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिटेल के साथ देखेंगे। सो मेरे साथ रहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है ये क्या होता है। ठीक है ना, डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सिंपली समझाऊं कि बॉडी के तमाम पार्ट्स को सही टाइम पर सही रिएक्शन देना कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल है, जिसमें बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर काम करते हैं ताकि बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली जो है वो सही टाइम पर और सही तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स दे सके। सो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर, जिसमें हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है ना बॉडी के वो इकट्ठे काम करते हैं इन अ प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, किस चीज़ के लिए? टू रिस्पॉन्ड इंटरनली और एक्सटर्नली चेंजेस। ठीक है ना, जो चेंज हो रहा है हमारी बॉडी में और बॉडी के बाहर, उनको जो है वो रिस्पॉन्स करने के लिए हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का मिलकर काम करना कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कहलाता है। समझ आ गया कि ये क्या होता है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो हमारा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता है ना, बेसिकली ये जो है ना, ये हमारे पास इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन के बाद हमारे पास दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज़ द केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसको हम यहाँ पर सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ते क्योंकि ये एक्सक्लूड हो चुका है। हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर मेनली वो है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसको यहाँ हम जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है इसके कितने कंपोनेंट हैं। तो मेजरली हमारे पास इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर, दूसरा है हमारे पास न्यूरॉन और तीसरा हमारे पास क्या होता है? इफेक्टर होता है। तो रिसेप्टर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रिसेप्टर क्या होते हैं। ये बॉडी से बाहर या उसके अंदर होने वाली चेंजेस को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं। ठीक है, अब स्टिमुलाई क्या होता है कि सडन चेंज जो कि इंटरनली या फिर एक्सटर्नली हो उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है ना, फिर आते हैं हम किस चीज़ के ऊपर? न्यूरॉन के ऊपर। न्यूरॉन जो होती हैं ये क्या करते हैं कि जो भी चेंज हुआ है और उस चेंज को रिसीव किया है किस चीज़ ने? रिसेप्टर ने। अब रिसीव करके वो कहाँ पर लेके जाएगा? न्यूरॉन के पास लेके जाएगा। न्यूरॉन क्या करते हैं कि उस चेंज को एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। ठीक है ना, फिर यही न्यूरॉन क्या करते हैं कि सिग्नल देते हैं किस चीज़ को? ये सिग्नल देते हैं इफेक्टर को। ठीक है, इफेक्टर क्या करते हैं कि जो भी चेंज हमारे न्यूरॉन ने क्या किया है? एनालाइज किया है, उसके अकॉर्डिंग न्यूरॉन जो भी कमांड करेगा इफेक्टर को, इफेक्टर उसको क्या करेगा? उसको रिस्पॉन्स की फॉर्म में शो कराएगा। अब हमारे पास ये जो इफेक्टर है ना ये 2 हो सकते हैं, या तो ये क्या हो सकते हैं? या तो ये मसल हो सकते हैं या फिर ये क्या हो सकते हैं? ग्लैंड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये 3 कंपोनेंट हैं। अब वन बाय वन करके, ये तो मैंने डेफिनेशन जस्ट बताई, अब वन बाय वन करके इनको डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि रिसेप्टर क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, फिर न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम इफेक्टर की बात करेंगे। सो हम पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं किस चीज़ को? रिसेप्टर को। अब देखो भाई रिसेप्टर क्या होता है, जैसे कि मैंने पीछे भी डेफिनेशन बता दी कि रिसेप्टर हमारे पास बॉडी से बाहर या उसके अंदर होने वाली चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। अब हमारे पास रिसेप्टर जो है ये क्या हो सकते हैं? ठीक है ना, ये हमारे पास कोई भी क्या हो सकता है? ये कोई भी हमारे पास सेल हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी सेल हो सकता है, इसके अलावा ये कोई ऑर्गन भी हो सकता है। ठीक है, एंड इसके अलावा ये कोई नर्व एंडिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है कि डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर को हम एक और नाम भी देते हैं, क्या चीज़? ट्रांसड्यूसर का भी हम इसको नाम देते हैं। ट्रांसड्यूसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी के अंदर क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि रिसेप्टर हमारे पास क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर ऑन द बेस ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के बेस पर हमारे पास डिफरेंट 5 टाइप के जो है वो रिसेप्टर होते हैं। पहला हमारे पास क्या है जी? कीमो रिसेप्टर है। अगर हम यहाँ पर कीमो रिसेप्टर की बात करें तो हमारे पास जो कीमो रिसेप्टर होता है ना,
यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो कीमो रिसेप्टर है ये क्या करता है, ये करता है डिटेक्ट स्टिमुलाई ऑफ स्मेल, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास स्मेल है, ठीक है ना, कोई हमारे पास स्मेल जो है वो खाने की भी हो सकती है, किसी खुशबू की भी हो सकती है, तो ये उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा इनको हम जो है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर भी कहते हैं। अब इन कीमो रिसेप्टर का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, टेस्ट को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह से ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है या फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, ये उसको जो है ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह से ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड है एंड फैटी एसिड है, ये सबको क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करने का काम किसका है, ये हमारे कीमो रिसेप्टर का काम है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो कीमो रिसेप्टर होते हैं आपको कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं, ये आपको हाइपोथैलेमस में मिलेंगे, नेजल एपिथेलियम यानी कि हमारे नोज के अंदर आप लोगों को मिलते हैं, और हमारी ज़बान पे आप लोगों को ये रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। तो समझ आ गया कि हमारे पास कीमो रिसेप्टर क्या है। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि दूसरी हमारे पास जो टाइप है दैट इज़ दी मिकैनो रिसेप्टर। अब मिकैनो रिसेप्टर जैसे कि ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई ऑफ टच, प्रेशर, हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक बात आप लोग याद रखिए कि हमारे पास ये जो रिसेप्टर है ना, हम चाहे इनको पढ़ें ऑन द बेस ऑफ स्टिमुलाई या फिर ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग। ये आपको जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, आप लोगों को जो है वो दे सकते हैं कि कौन सा, यहाँ पर सपोज कर लो कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट आ सकती है कि विच रिसेप्टर डिटेक्ट दी स्टिमुलाई ऑफ टच, फिर आप लोगों को जो है वो ऑप्शन दिए जाएंगे कीमो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर या फिर फोटो रिसेप्टर। तो आप लोगों ने इस तरीके से जो है वो इनको एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार करना है। अच्छा, आप लोग फिक्र मत करिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम आप ना हमें एमसीक्यूज़ की तैयारी करवाएं। सो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जब मैं आप लोगों को, अभी तो जस्ट मैं आप लोगों को जो है वो वन शॉट दे रही हूँ, अभी कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं दे रही। मेरा इस वक्त हमारे पास वन शॉट देने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग पहले अपना कंसेप्ट बिल्ड कर लें, ठीक है। जब आप लोगों का कंसेप्ट बन जाएगा, फिर हम वन बाय वन करके जस्ट अपने एमसीक्यूज़ की ही प्रिपरेशन करेंगे। हर एक टॉपिक की मैं आप लोगों को अलग अलग जो है वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाऊंगी, एमसीक्यूज़ आप लोगों से जो है वो सॉल्व करवाऊंगी। सो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम अलहदा से एमसीक्यूज़ करवाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग सिर्फ ये करें कि अब जो मैं आप लोगों को वन शॉट दे रही हूँ, इसमें जस्ट आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। अच्छा, आप हम अपना जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर है, ये आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, ये आप लोगों को मीजनल कॉर्पसल में मिल सकते हैं, पेसिनियन कॉर्पसल में, और बैरो रिसेप्टर के अंदर आप लोगों को जो है ये मिल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या चीज़, फोटोसेप्टर, ठीक है ना। अब ये जो फोटो रिसेप्टर होते हैं ये क्या करते हैं, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो ये किसको डिटेक्ट करते हैं, ये स्टिमुलाई ऑफ लाइट को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आप लोगों को देखो, जो लाइट है, लाइट को डिटेक्ट करने वाला ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या है, वो है हमारी बॉडी की आई, ठीक है। तो ये आप लोगों को आई में कहाँ पे मिलते हैं, ये आप लोगों को रेटिना के अंदर मिलते हैं। जैसे कि रेटिना के अंदर हमारे जो रॉड एंड कॉन सेल्स होते हैं, ठीक है ना, ये उसके अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, फोटो रिसेप्टर मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो रिसेप्टर है दैट इज द नोसिसेप्टर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नोसिसेप्टर होता है ये क्या करता है, ये पेन वाली जो स्टिमुलाई होती है ना उसको डिटेक्ट करता है। बॉडी में कहीं पे भी पेन है, कहीं पे इंजरी हो गई, चोट लग गई, उससे पेन होता है, तो उसको डिटेक्ट करने वाले हमारे पास जो रिसेप्टर होते हैं दैट इज द नोसिसेप्टर। अच्छा, फिर ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, जैसे कि हमें पता है अगर स्किन के ऊपर चोट लगती है तो ये जाहिर सी बात है वहाँ पे पेन होता है, तो ये हमें कहाँ पे मिलेंगे, स्किन पे मिलते हैं। इसी तरह से जॉइंट्स पे मिलते हैं, इसी तरह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्मोसेप्टर। अगर हम थर्मोसेप्टर की बात करें तो ये थर्म किसको बोलते हैं, हीट को बोलते हैं। तो ये किसको डिटेक्ट करेंगे, ये कोल्डनेस और हमारे पास किस चीज़ को, हॉटनेस को ये डिटेक्ट करते हैं। और ये आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, ये आपको स्किन में और हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी टाइप ऑफ रिसेप्टर ऑन द बेस ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है। तो स्टिमुलाई के बेस पर हमने जो है वो 5 तरह के क्या देखे,
जो रिसेप्टर है वो देखे हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि टाइप ऑफ रिसेप्टर ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, ठीक है। अब लोकेशन की बेस पर हमारे पास जो रिसेप्टर होते हैं वो कितने हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है प्रोप्रायोसेप्टर, ठीक है ना। अब ये जो प्रोप्रायोसेप्टर होता है ये क्या करता है कि ये बॉडी की जो पोजीशन है या फिर जो उसकी मूवमेंट है, पोजीशन यानी कि आप अभी अपनी किस पोजीशन में हो, आप बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, लेटे हुए हो, आप किस पोजीशन में है, ये उसको डिटेक्ट करता है। और ये आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, ये आपको आपके मसल में, टेंडन एंड आपके जॉइंट्स के अंदर मिल सकते हैं। क्योंकि देखो ना, बॉडी की पोजीशन हो या मूवमेंट हो, कौन करवाता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम ही करवाता है। और स्केलेटल सिस्टम के अंदर ही मसल, टेंडन एंड जॉइंट्स वगैरह आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सटीरोसेप्टर। एक्सटीरो वर्ड निकला है एक्सटर्नल से, ठीक है। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि ये कैसे रिसेप्टर हैं, ये डिटेक्ट करते हैं आउटसाइड स्टिमुलाई, यानी कि बॉडी के बाहर जो स्टिमुलाई है, जो चेंजेस होंगी, ये उनको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा टच है, लाइट है, साउंड है, स्मेल है या टेस्ट है, यानी कि ये आप लोगों को कहाँ पर मिल सकते हैं, ये टच, लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, ये हमारे कौन डिटेक्ट करता है, हमारे सेंस ऑर्गन। तो ये हमें कहाँ पर मिलेंगे, फाउंड इन आवर सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटीरोसेप्टर। इंटीरोसेप्टर की बात करें तो इंटीरो वर्ड निकला है इंटरनल से, तो ये इनसाइड द बॉडी जो भी चेंजेस होंगी उनको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि बॉडी का क्या हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, पीएच लेवल हो गया और ऑक्सीजन लेवल हो गया, तो ये इनको क्या करते हैं, इनको जो है ये डिटेक्ट करते हैं। समझ आ गया कि हमारे पास लोकेशन की बेस पर कितने रिसेप्टर होते हैं, वो 3 रिसेप्टर होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और टर्म है कि हमारे पास सेंसरी मोडालिटीज़ क्या होती हैं। देखो भाई, सेंसरी मोडालिटीज़ का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी एक वक्त में मुख्तलिफ सेंसेशन को कैसे डिटेक्ट करती है, ठीक है। देखो, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर लाइट भी पड़ रही है, जहाँ पर पंखा भी चला हुआ है, आप अपने टीचर की वॉइस भी सुन रहे हो, आप अपनी आंखों से जो है वो लेक्चर को देखकर नोट डाउन भी कर रहे हो, तो ये क्या है कि डिफरेंट चेंजेस आप लोगों को एट अ टाइम जो है ये क्या हो रही हैं, आप लोग आपका बॉडी जो है वो डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ एक वक्त में क्यों हो रहा है, देखो ये जो हमारे रिसेप्टर होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पर होते हैं और उनके मुख्तलिफ टाइप्स, शेप्स और टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर एक वक्त में अगर आप लोगों को डिफरेंट टाइप की स्टिमुलाई जो रिसीव हो रही होती है वो आप एक ही वक्त में जो है वो रिसीव कर सकते हैं ड्यू टू द डिफरेंट टाइप, शेप्स एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ द रिसेप्टर, ठीक है। समझ आ गया। सेंसरी मोडालिटीज क्या होती है, डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है कि दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन दैट आवर बॉडी कैन डिटेक्ट थ्रू द सेंसरी रिसेप्टर। समझ आ गया क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारा जो सेकेंड कंपोनेंट है, दैट इज द न्यूरॉन, ठीक है। अब न्यूरॉन क्या होते हैं, ठीक है ना, ये हम जो है वो डिटेल के साथ यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो न्यूरॉन होते हैं ना, ये बॉडी के जो है ये क्या होते हैं, ये लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो टिपिकल सेल होता है उसका स्ट्रक्चर यूँ इस तरह से क्या होता है, राउंड होता है, लेकिन ये क्या है कि ये लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये क्या होते हैं, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, उसका क्या होते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चरल प्लस ये क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। अच्छा, अब इनका हमारे पास काम क्या होता है, इनका काम हमारे पास ये होता है कि ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं प्लस क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। समझ आ गई। रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं किस चीज़ को, नर्व इम्पल्स को जो है ये क्या करते हैं, ये रिसीव भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं। नर्व इम्पल्स क्या है कि कोई भी मैसेज जो है उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं एंड उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो हमारा न्यूरॉन होता है ना, इसके कितने जो है वो यहाँ पर पार्ट्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर न्यूरॉन के डिफरेंट 3 पार्ट्स हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं डेंड्राइट्स, दूसरे को हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं।
तो यहाँ वन बाय वन करके हम इनके पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारे पास जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। अब ये जो डेंड्राइट्स होती हैं ये आप लोगों को कहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं, तो ये आप लोग डायग्राम देख सकते हो। इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये छोटे छोटे आप लोग ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हमारे पास क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। ये किस तरह के होते हैं, ये आप लोगों को जो है वो शॉर्ट प्लस थिन लाइक्स जो है वो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और इनकी क्या बनी होती हैं, इनकी यहाँ पर आप लोगों को ब्रांचेस जो है वो देखने को मिलेंगी। समझ आ गई। मज़ीद अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इनको हम बोलते हैं। अच्छा, इनको हम साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो है ये साइटोप्लाज्म से जो है ये यहाँ पर देखेंगे ये कहाँ से निकली है, ये साइटोप्लाज्म से निकली है। सो दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इसको जो है वो हम बोलते हैं। अगर हम इनका जो है वो काम चेक करें तो ये इनका काम क्या होता है कि ये क्या करती हैं, ये रिसीव करती हैं किस चीज़ को, स्टिमुलाई को, ठीक है। ये क्या करती हैं, रिसीव करती हैं स्टिमुलाई को, और स्टिमुलाई को रिसीव करने के बाद इसको क्या करती हैं, कैरी करती हैं नर्व इम्पल्स को, ठीक है, कैरी करती हैं नर्व इम्पल्स को। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो डेंड्राइट्स होती हैं, ठीक है ना, ये जो छोटे छोटे धागे हैं ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, सवाल तो हमारे पास ये है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें कि ये क्या करती हैं, ये दूसरे न्यूरॉन के साथ उसका जो एक्सॉन होता है ना, उसके एक्सॉन के साथ क्या बनवाती हैं, साइनैप्स बनवाती हैं। यानी कि एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ क्या कराती हैं, साइनैप्स बनवाती हैं। अब साइनैप्स क्या होती है, बेसिकली दो न्यूरॉन के दरमियान में या फिर न्यूरॉन और मसल के दरमियान में जो गैप रह जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। मैं छोटा सा स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बना देती हूँ। सपोज करो मेरे पास ये जो है ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये एक न्यूरॉन का यहाँ पर हमारे पास क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। और फिर हमारे पास ये जो है ये दूसरा न्यूरॉन है, और ये इस तरह से जो है ये उसका टर्मिनल पॉइंट है। अब आप लोग इस एरिया को देखो तो इस एरिया में हमारे पास ये जो एक्सॉन है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा न्यूरॉन है। अब इस एक्सॉन और इस न्यूरॉन के दरमियान में यहाँ पर जो है वो छोटी सी स्पेस रह गई, ये गैप रह गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स क्या होती है, बेसिकली हमारे पास वो छोटा सा गैप होता है जो दो न्यूरॉन के दरमियान में जो है वो रह जाता है। यानी कि अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि साइनैप्स इज द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन वेयर नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड बाय न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लें। ये हुआ हमारे पास क्या चीज़, डेंड्राइट। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारे पास किस चीज़ को, दूसरा जो हमारे पास पोर्शन आता है, ये वाला जो पोर्शन आप लोग देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस किस चीज़ को कर रहे हैं, सेल बॉडी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सेल बॉडी क्या होता है, बेसिकली ये जो सेल बॉडी है न्यूरॉन का कौन सा पार्ट होता है, ये इसका सेंट्रल पार्ट होता है। समझ आ गया, ये इसका सेंट्रल पार्ट होता है। अब इसमें नॉर्मल सेल की तरह से यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल सेल की बात करते तो उसमें न्यूक्लियस होता है, इसी तरह से उसकी सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, इसी तरह से गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर ऑर्गेनेलीज हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सारा का सारा जो है वो एक हमारा जो टिपिकल सेल है उसकी तरह का जो है वो सेल बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर मिलेगा, ऑर्गेनेली मिलेगी, सिवाय एक के, ठीक है, एक्सेप्ट एक के, ठीक है। अब वो हमारे पास कौन सी ऑर्गेनेली हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियूल के। सेंट्रियूल के अलावा आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारे का सारा यहाँ पर एक टिपिकल सेल वाला जो है वो कंटेंट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को जो है वो छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर भी आप लोगों को मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे पास, अच्छा ये होते तो हमारे पास क्या है, राइबोसोम है, ठीक है, लेकिन हम इनको राइबोसोम नहीं बोलेंगे, इनका हमारे पास ये जो है अलग से नेम है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नीजल ग्रैन्यूल कहते हैं। अच्छा, जो हमारा टिपिकल सेल है उसके अंदर राइबोसोम को राइबोसोम ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, इसको नीजल ग्रैन्यूल कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी का अगर हम यहाँ पर काम देखें तो इसका काम हमारे पास क्या होता है, ये क्या करती है, ये एक किस्म का ये क्या है, ये कंट्रोल सेंटर है। अब कंट्रोल सेंटर क्यों है भाई, क्योंकि अगर आप
लोगों देखो तो ये जो हमारा सेल बॉडी है, मैंने कहा कि सेल बॉडी में एक टिपिकल सेल की तरह से क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, कमांड करना। तो इसीलिए ये क्या है कि ये कंट्रोल सेंटर का भी काम करती है। इसके अलावा ये क्या करती है, ये जो है ये प्रोटीन भी क्या करती है, सिंथेसिस करती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नीजल ग्रेन्यूल है, प्लस यहाँ पर आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिलता है। सो इनकी हेल्प से क्या करती है, ये प्रोटीन को भी बनाती हैं। समझ आ गया, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया यहाँ पर डेंड्राइट्स। अच्छा, ये जो सेल बॉडी है ना, सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं, दूसरा हमारे पास एक वर्ड है साइटोन, ठीक है, इसको हम साइटोन भी कहते हैं। समझ आ गया इतना। हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज द एक्सॉन, जो कि हम इसको इस स्लाइड के ऊपर यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आप लोग ये वाला जो लंबे वाला थ्रेड देख रहे हो, क्योंकि अगर आप लोग एक न्यूरॉन को देखो तो इसमें दो तरह के थ्रेड होते हैं। एक हमारे पास छोटे वाले जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करके आ चुके हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और एक आप लोगों को क्या मिलता है, एक यूं इस तरह से जो है वो लंबा जो है वो थ्रेड दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये एक्सॉन होते हैं हमारे पास। एक्सॉन हमारे पास क्या है, एक्सॉन हमारे पास एक लॉन्ग थ्रेड होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन का हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पर कहते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। नाम याद रख लें, क्या कहते हैं हम इसको, एक्सोप्लाज्म हम इसको कहते हैं। और एक्सॉन की जो हमारे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सीएम लिख रही हूँ, उसका मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोलेमा, हम इसको जो है वो यहाँ पर नाम देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि एक्सॉन के एंड पर ये वाला जो आप लोग पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, इसके एंड पर अगर आप लोग यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है, छोटी छोटी एक्सटेंशन दिखाई दे रही हैं। ये क्या है जी, ये स्मॉल एक्सटेंशन आप लोगों को यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है। इन स्मॉल एक्सटेंशन को हम पता है क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। ये क्या है, हमारे एक्सॉन टर्मिनल है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो हमारे पास एक्सॉन होता है ना, एक्सॉन का हमारे पास जो काम अगर हम यहाँ पर देखें तो उसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, कैरी नर्व इम्पल्स, ठीक है, ये नर्व इम्पल्स को कैरी करता है टूवर्ड, ठीक है, टूवर्ड काम पर एन अदर न्यूरॉन, ठीक है, एन अदर न्यूरॉन, और हमारे पास कोई इफेक्टर भी हो सकता है। तो इसका हमारे पास ये काम है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप लोग देखो तो ये जो हमारे पास एक्सॉन है, ठीक है ना, एक्सॉन के सरफेस के ऊपर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहे हैं, ये येलो कलर के आप लोगों को ये जो सेल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं जी शवान सेल कहते हैं, ठीक है ना। ये जो मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ किए हैं बेसिकली ये हमारे पास क्या होते हैं, शवान सेल होते हैं। शवान सेल हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। अब न्यूरोग्लियल सेल हैं, इनका काम क्या होता है, ये हमारे पास ऐसे सेल होते हैं जिनका काम क्या देना होता है, इनका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्लस क्या प्रोवाइड करना, नरिशमेंट, ठीक है। अब नरिशमेंट यानी कि खुराक वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को, ताकि न्यूरॉन अपना जो है वो काम करता रहे। प्लस यहाँ पर इनको जो है ये क्या करते हैं, न्यूरॉन को ये प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो न्यूरोग्लियल सेल हमारे पास स्पेशल सेल होते हैं जो कि न्यूरॉन का ख्याल रखते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं और उनको जो है वो खुराक भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी, अगर आप लोग यहाँ पर शवान सेल के बाद देखो तो आप लोगों को ये येलो कलर की एक लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। इस येलो कलर की लेयर को हम कहते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। अब ये जो हमारे पास माइलिन शीथ होती है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, एक फैटी कवरिंग होती है। क्या होती है, बेसिकली ये एक फैटी कवरिंग होती है। अब ये जो फैटी कवरिंग होती है ये कौन बना रहा होता है, बेसिकली ये हमारे पास इनके ऊपर कौन से सेल हैं, शवान सेल है। तो ये कौन बनाता है, यहाँ पर मैं लिख दूँ कि कौन इनको जो है वो बनाता है, तो इनको जो है वो शवान सेल जो है ये यहाँ पर इनको बनाते हैं। समझ आ गई एक बात। अच्छा, अब इनका हम यहाँ पर काम देख लें तो इनका काम हमारे पास क्या होता है कि ये क्या करती हैं, एक्ट एज
इंसुलेटर, ठीक है। तो ये इंसुलेटर का काम करती है, यानी ये एक्सॉन को जो है वो इंसुलेशन देती है और ये क्या करती है कि इंक्रीज करती है स्पीड ऑफ इम्पल्स को। समझ आ गया कि हमारे पास माइलिन शीथ का काम है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारे पास क्या है कि श्वसन सेल है, श्वसन सेल के दरमियान में आप लोगों को यहाँ पर जो है ये क्या दिखाई दे रहा है, गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, गैप है। इस गैप को हम यहाँ पर नाम देते हैं किस चीज़ का, नोड ऑफ रनवेयर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रनवेयर, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो माइलिन शीथ होती है एक्सॉन के ऊपर, जहाँ पर ये जो माइलिन शीथ एब्सेंट होती है वहाँ पर हमारे पास एक गैप बनता है। उस गैप को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रनवेयर कहते हैं। तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि गैप बिटवीन माइलिन शीथ, ठीक है। तो माइलिन शीथ का जो हमारे पास गैप होता है वो क्या बनवा रहा होता है, बेसिकली वो बनवा रहा होता है हमारे पास नोड ऑफ रनवेयर। अब हम यहाँ पर इसका जो है वो काम चेक करें तो इसका काम क्या होता है कि ये ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्स को, किस तरह से, फास्टली। ये क्या करती है, फास्टली ट्रांसमिट करती है, किस चीज़ को, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स को, ठीक है। समझ आ गया इसका काम। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इम्पल्स होते हैं ना वो क्या करती हैं, वो जंप कर करके क्या करती है, श्वसन सेल के ऊपर जो है वो जंप कर करके आगे जो है वो मूव करते हैं, लाइक दिस। ये आप लोग देखिए, पहले हमारे पास यहाँ पर आया, यहाँ से जंप करेगा, फिर यहाँ पर आएगा। मतलब क्या है कि ये जंप कर करके जाता है और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन। अच्छा, ये हमारे पास जंप करके क्यों जाता है, ताकि हमारे पास जो इम्पल्स है ना ये क्या करे, ये जल्दी से और जो हमारे पास क्या है टाइम सेव करके जो है वो पहुँचे, ताकि हमारा जो रिस्पॉन्स हो वो क्विकली हो और हम जो है वो प्रोटेक्टेड रहें। तो इसका हमारे पास बेसिकली काम ये होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो हमारा एक्सॉन होता है ना, एक्सॉन के हमारे ऊपर यहाँ पर अगर आप लोग एंड के ऊपर देखो तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं। इनका हमारे पास जो दूसरा नाम होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइनैप्टिक नॉब, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, साइनैप्टिक नॉब होते हैं और इसका काम होता है हमारे पास, इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं जी, न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं हमारी बॉडी के सिग्नल को प्रोवाइड करने वाले, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, उनको जो है ये रिलीज करवाते हैं। इसका ये जो है हमारे पास काम होता है, यानी कि ये नेक्स्ट न्यूरॉन या मसल को क्या करते हैं, ये सिग्नल देते हैं। समझ आ गया, ये था हमारे पास सारे का सारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ आया है तो प्लीज़ जो वीडियो है उसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी लाजमी कर दें। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं दैट इज़ द टाइप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ फंक्शन की बेस पर हमारे पास जो है ये 3 न्यूरॉन है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन, फिर आता है हमारे पास मोटर न्यूरॉन और फिर आता है हमारे पास कौन सा न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा हमारे पास जो नाम होता है इसको हम क्या कहते हैं, एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है ना। आपको ये जो हमारा न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन आपको कहाँ पर मिल सकते हैं, जैसे हमारे सारे के सारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमारी आइज़ है, एयर्स है, स्किन है, नोज़ है, या हमारी जो टंग होती है वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम बेसिकली हमारे पास होता है कि ये रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS, इनका ये काम होता है, ठीक है। समझ आ गया कि सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास क्या होते हैं। फिर बात करते हैं मोटर न्यूरॉन की, इनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इफरेंट न्यूरॉन का इनको जो है वो हम नाम देते हैं। इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ पर होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को CNS के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि ये आप लोगों को ब्रेन के अंदर और आप लोगों को जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं इम्पल्स को फ्रॉम CNS टू इफेक्टर टू शो रिस्पॉन्स, यानी कि जो इम्पल्स इंटरप्रेट कर लेगा हमारा CNS, फिर CNS क्या करेगा, वापसी कमांड करेगा किस चीज़ को, इफेक्टर को। इफेक्टर
हमारे मसल भी हो सकते हैं और ग्लैंड भी हो सकते हैं। जब मसल और ग्लैंड के पास सीएनएस का कमांड आएगा तो ये क्या करते हैं, ये शो करते हैं रिस्पॉन्स को। समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरन्यूरॉन की। इंटरन्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन विद दी सीएनएस। ठीक है, समझ आ गया। ये था हमारे पास टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पर हम यहाँ पर जो है वो डिफरेंट 4 टाइप्स के जो है वो हम यहाँ पर न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन आते हैं। अब यूनिपोलर न्यूरॉन हमारे पास, यूनि का मतलब क्या होता है, 1, यानी कि ये आपको ऐसे न्यूरॉन मिलेंगे जिनके पास क्या होता है, सिर्फ एक प्रोसेस मिलता है जो कि फिर फर्दर डिवाइड होता है इनटू 2 ब्रांचेस। ये जो आप लोग ये वाली डायग्राम देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाली जो डायग्राम देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा न्यूरॉन है, ये हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन है। यूनिपोलर न्यूरॉन में सिर्फ आप लोगों को एक धागा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये वाला अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये वाला जो है ये आप लोगों को एक थ्रेड दिखाई दे रहा है और फिर मजीद फिर ये क्या है कि 2 ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड हो रहा है। अच्छा, फिर ये जो 2 ब्रांचेस होती है ना, ये क्या करती हैं कि एक ब्रांच गई होती है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोसेस और दूसरे को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेस। इन दोनों ब्रांचेस में से एक हमारे पास पेरिफेरल है और दूसरी हमारे पास क्या होती है, सेंट्रल होती है। अब जो हमारे पास पेरिफेरल होती है ये किस तरफ गई होती है, ये गई होती है जी रिसेप्टर की तरफ गई होती है। और जो हमारे पास सेंट्रल होती है ना, ये कहाँ पर गई होती है, हमारे सीएनएस की तरफ जो है ये गई होती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ की, इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये आपको डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इनका फंक्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैरी करते हैं सेंसरी इम्पल्सेस को रिसेप्टर टू सीएनएस, यानी कि ये बाहर से जो हमारी स्टिमुलाई होती है ना उनको लेकर कहाँ पर जाते हैं, हमारे सीएनएस पर जो है वो लेकर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो न्यूरॉन है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बाईपोलर न्यूरॉन। ठीक है ना। अब ये जो बाईपोलर न्यूरॉन होते हैं ना, बाई का मतलब क्या होता है, 2, तो हमारे पास क्या होता है कि इसमें से हमारे पास 2 प्रोसेसेस निकले होते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली 1, ये 1 नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने 1 की बजाय यहाँ पर क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वर्ड लिखना है 2, ये 1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 2 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, 2 प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सॉन और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं जी डेंड्राइट्स। ठीक है, तो एक्सॉन और डेंड्राइट्स, ये वाला जो आप लोग दूसरे वाला जो न्यूरॉन देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाईपोलर न्यूरॉन। इसमें एक आप लोगों को यहाँ पर देखिए क्या देखने को मिल रहा है, एक आप लोगों को यहाँ पर एक्सॉन देखने को मिल रहा है और दूसरा आप लोगों को, अगर आप लोग यहाँ पर देखिए तो ये आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है, डेंड्राइट्स देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में ये आपको रेटिना ऑफ आई पे मिलते हैं, इसी तरह से ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और हमारा जो इनर एयर होता है वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। और उसका फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं स्पेशल सेंसेस को। मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ कि ये जो हम पीछे हमने पढ़ी थी टाइप ऑफ रिसेप्टर और अब हम जो पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन, चाहे वो हमारे पास फंक्शन की बेस पर थी या अब हमारे पास स्ट्रक्चर की बेस पर हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग। ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों ने इनको जो है वो ध्यान से याद रखना है कि कौन सा हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन है, कितनी उसकी ब्रांचेस होती हैं, कितने प्रोसेसेस होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, ये आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मल्टीपोलर। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखने को मिलते हैं, मैनी डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। ये जो अब आप लोग ये वाली डायग्राम देख रहे हो, ठीक है ना, ये हमारा क्या है जी मल्टीपोलर न्यूरॉन है। ये कौन सा न्यूरॉन है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है। इसका
इसका आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये सिर्फ एक ही आप लोगों को यहाँ पर एक्सॉन देखने को मिल रहा है, और एक्सॉन के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए आप लोगों को सेल बॉडी के अराउंड बहुत सारे डेंड्राइट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो ये आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं मोटर इम्पल्सेस को फ्रॉम CNS टू इफेक्टर। ठीक है, ये इनका काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी सूडो मल्टीपोलर न्यूरॉन। इस वर्ड स्यूडो का क्या मतलब होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और मल्टीपोलर किसको कहते हैं, मैनी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारे पास न्यूरॉन होते हैं ना, इनको माइक्रोस्कोप में देखने पर पता चलता है कि जैसे सेल बॉडी से बहुत सारे क्या निकले होते हैं, ये सेल बॉडी है इनकी। ये वाली जो आप लोग डायग्राम देख रहे हो बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप पे देखने को मिलता है कि ये इनके बहुत सारे जो है वो प्रोसेसेस निकले हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सूडो मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनके स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्या दिखता है, सिंगल प्रोसेस दिखता है जो कि डिवाइड करता है फिर 2 ब्रांचेस में। ये आप लोग देख रहे हो कि ये क्या है, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी से ये एक धागा निकला हुआ है, ठीक है ना। फिर ये क्या करता है कि ये वाली ब्रांच बना रहा है, और इधर से हमारे पास क्या है कि राइट लेफ्ट 2 ब्रांचेस जो है ये बना रहा है। एक ब्रांच जो है वो किसकी तरफ जाती है, एक ब्रांच जाती है रिसेप्टर की तरफ जाती है, और दूसरी जो है वो किसकी तरफ जाती है, वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और किसकी तरफ जाती है, हमारे CNS की तरफ जो है ये जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए फंक्शनली हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सेंसरी न्यूरॉन की तरह से जो है ये एक्ट करता है। अगर हम यहाँ पर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपको कहाँ पे मिल सकता है, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल नर्व, यानी कि आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखने को मिलता है। और फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, एक्ट एज अ सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन को, इसका स्ट्रक्चर अब हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना, ये मैंने जितनी मुझसे सिंपल हो सकती थी मैंने सिंपल करके बनाई है, क्योंकि बुक के अंदर आप लोग अगर डायग्राम को देखोगे ना, वो एक कम्प्लेक्स डायग्राम है, आप लोगों को वहाँ पे समझ नहीं आएगा। सो यहाँ पर मैंने डायग्राम जो है वो जितनी मुझसे सिंपल हो सकती थी मैंने सिंपल करके बनाई है, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से जो है यहाँ पर समझा सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ह्यूमन ब्रेन जो है ये क्या होता है। ह्यूमन ब्रेन इज़ द कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो कि लोकेटेड होता है हमारे पास कहाँ पे, क्रैनियल कैविटी में, और ये क्या करता है, एंड ये प्रोटेक्टेड होता है बाय आवर स्कल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लोकेशन की बात करें, ठीक है, जो हमारा ब्रेन है उसकी अगर हम यहाँ पर लोकेशन की बात करें तो हमारे पास ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनटू स्कल। ठीक है, तो ये आप लोगों को स्कल में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें किस चीज़ की, इसकी प्रोटेक्शन की, क्योंकि अगर आप लोग देखो तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किसी न किसी चीज़ से प्रोटेक्टेड होते हैं। तो हमारा ये जो ब्रेन है ये किस चीज़ से प्रोटेक्टेड होता है, तो यहाँ पर हम इसकी प्रोटेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को इसकी प्रोटेक्शन में क्या देखने को मिलती है, क्रैनियम देखने को मिलती है। क्रैनियम बोले तो क्या, हमारा हार्ड स्कल जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दूसरी चीज़ जो देखने को मिलती है, दैट इज़ दी हमारे पास क्या होती है, मेनिंजेस। ठीक है, मेनिंजेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। मेनिंजेस एक्चुअली में हमारे पास क्या होती है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके जो है वो दिखा देती हूँ। सपोज कर लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है जी स्कल। ठीक है, ये क्या है जी, ये है स्कल। अब स्कल के जो अंदर है, अंदर की तरफ आप लोगों को यहाँ पर कुछ लेयर्स दिखाई देती हैं। और वो कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, आप लोगों को दिखाई देंगी। ठीक है, उन 3 लेयर्स को जो है वो हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली, उन 3 लेयर्स को कलेक्टिवली हम मेनिंजेस कहते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 करके उन 3 लेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्रैनियम के बाद जो लेयर दिखाई देती है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर आप लोगों को क्रैनियम के बाद जो लेयर दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। ठीक है, ये क्या है जी, ड्यूरा मैटर, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। अच्छा, अब इस ड्यूरा मैटर के बाद आप लोगों को जो है वो सेकंड लाइन दिखाई देती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद जो है वो सेकंड लाइन दिखाई देती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एराकिनाइड मैटर। ठीक है, एराकिनाइड मैटर।
ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरी लेयर है और फिर इसके बाद यहाँ पर आती है जी थर्ड लेयर। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो थर्ड लेयर देखने को मिलती है। अच्छा, इस थर्ड लेयर को हम क्या कहते हैं? इस थर्ड लेयर को हम यहाँ पर कहते हैं पिया मैटर। ठीक है, ये कौन सी लेयर होती है? पिया मैटर होती है। तो ये हमारे पास क्या है कि मेनिंजेस है। मेनिंजेस हमारे पास बेसिकली 3 लेयर्स होती है जो कि क्या प्रोवाइड करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब हमारे पास ये जो पिया मैटर है या फिर हमारे पास ये जो अरेकनाइड मैटर होता है, ठीक है ना, इन दोनों के दरमियान में आपको क्या मिलता है? एक टाइप का फ्लूइड मिलता है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? CSF, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। अच्छा, इसका काम हमारे पास क्या होता है? ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है यानी कि CSF है, इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है? ये नरिशमेंट देता है, ठीक है, किस चीज़ को? हमारे ब्रेन को। प्लस ये क्या करता है? ये शॉक एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। तो इसके हमारे पास बेसिकली यहाँ पर ये काम है प्रोटेक्शन के अंदर ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारा जो ब्रेन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसकी प्रोटेक्शन जो है वो कैसे की जाती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके पार्ट्स की, ठीक है। तो हमारे पास हमारा जो ब्रेन होता है ना, इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। ये नहीं कि हमारे सर का जो अगला पोर्शन होता है, पहला पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद हमारे पास क्या आता है जी? मिड ब्रेन, दरमियान वाला जो हमारे पास क्या है? ब्रेन है, वो आता है। फिर आता है हमारे पास हाइंड ब्रेन। तो ये हमारे पास क्या है कि ये 3 पोर्शन के अंदर हमने अपने ब्रेन को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। सो 1 बाय 1 करके हम इनको जो है वो डिटेल के साथ देखते हैं। सो यहाँ पर हम अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपने फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन को आप लोग जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझिए, क्योंकि ये क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसी में से MCQs भी आते हैं। तो फोर ब्रेन हमारे पास क्या होता है? ये लार्जेस्ट पार्ट है। किस चीज़ का लार्जेस्ट पार्ट है? ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे किस चीज़ का? हमारे ब्रेन का, ठीक है। अब ये कहाँ पर होता है? आप लोग इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये जो मैंने रेड कलर के अंदर ये वाला जो पोर्शन बनाया है, बेसिकली हमारे पास ये क्या है जी? ये हमारा फोर ब्रेन होता है, ठीक है ना। अब फोर ब्रेन के हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब वो डिफरेंट कंपोनेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? सेरिब्रम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अभी मैं आप लोगों को डायग्राम के अंदर बताती हूँ, ठीक है ना। ये सेरिब्रम होगा। दूसरा इसका पोर्शन हमारे पास क्या होता है? दूसरा इसका पोर्शन होता है हमारे पास थैलेमस, और थैलेमस के बाद आप लोगों को क्या दिखाई देता है जी? हाइपो थैलेमस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 करके इन पार्ट्स को देखते हैं। ये वाला जो सारे का सारा ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक जो पोर्शन देख रहे हो, रेड कलर के अंदर जो पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो सेरिब्रम होता है ना, ये क्या होता है? फोर ब्रेन का लार्जेस्ट जो हमारे पास पार्ट है, ये क्या है? ठीक है ना, ये क्या है जी? ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे पास किस चीज़ का? हमारे पास फोर ब्रेन का, ठीक है। समझ आ गया? अच्छा, अब हमारे पास ये जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम की जो सरफेस होती है, ठीक है ना, ये वाली जो आप लोग सरफेस देख रहे हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं। अब इसकी जो सरफेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं। और इसमें आप लोगों को जो है वो डिफरेंट क्या दिखाई देती हैं? इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आप लोगों को जो है ये फोल्ड्स दिखाई देती हैं। इन फोल्ड्स को हम यहाँ पर नाम देते हैं क्या चीज़? जायरी का, ठीक है, GYRI, जायरी, या फिर हम इसको क्या देते हैं? जायरस का नाम हम देते हैं, ठीक है ना। और ये जायरी जो है ये सेपरेट होते हैं किस चीज़ से? ग्रूव से, यानी कि ये गढ़ों से जो है ये क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। अब हमारे पास ये जो ग्रूव होते हैं, मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, ये जो ग्रूव होते हैं, कुछ ग्रूव ऐसे होते हैं जो कि क्या होती हैं? जो शैलो होते हैं, ठीक है, जो कम गहरे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यहाँ पर कहते हैं जी सल्कस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सल्कस। और कुछ ग्रूव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? डीपर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिशर,
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, फिशर, हम यहाँ पर इनको जो है वो नाम देते हैं। समझ आ गया कि हमारे पास जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम की जो आउटर सरफेस है उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स होते हैं जिसको हम जायरी कहते हैं। जायरी के अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, ग्रूव मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शैलो होते हैं जिसको सल्कस कहते हैं, कुछ डीपर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फिशर बोलते हैं। ठीक है ना। अब आप लोग अगर सेरिब्रम को देखो तो सेरिब्रम को हमने दो पोर्शन के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। ठीक है, राइट लेफ्ट हमने दो पोर्शन के अंदर जो है वो इसको डिवाइड किया है, और हर पोर्शन को फिर हम क्या कहते हैं, हेमीस्फीयर कहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को जो है वो डायग्राम दिख रही होगी हेमीस्फीयर की। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखते हैं, हेमीस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास दोनों हेमीस्फीयर होते हैं ना, ये आपस में भी क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, किस चीज़ से, बैंड ऑफ एक्सोन से। ठीक है ना, बैंड ऑफ एक्सोन से जो है ये कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कॉल्सम कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी, कॉर्पस कोलोसम, इसको जो है वो हम नाम देते हैं। समझ आ गया। अब हम यहाँ पर इस सेरिब्रम का काम देखें तो इस सेरिब्रम का काम हमारे पास क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वॉलेंटरी। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस का। ठीक है, अब वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस में क्या क्या आ सकते हैं, नोट कर लिया आप लोग, जैसे कि थिंकिंग है, मेमोरी है, आईक्यू है, लर्निंग है, रीजनिंग है, वॉलेंटरी मूवमेंट है, इसी तरह से सेंसरी प्रोटेक्शन जैसे कि टच, पेन और विजन वगैरह। इन सब के अंदर हमारा जो सेरिब्रम है वो जो है वो अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। ये जो हमारा फोर ब्रेन में हमारे पास जो सेरिब्रम है वो क्या करता है। ठीक है ना। अब ये जो सेरिब्रम है ना, ये काफ़ी लार्जेस्ट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने जो है इसको डिफरेंट लोब्स के अंदर भी जो है वो क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके लोब्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फिर बाकी कंपोनेंट को देखेंगे फोर ब्रेन के। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये है हमारे पूरे का पूरा क्या चीज़, एक सेरिब्रम। अच्छा, सेरिब्रम में आप लोगों को सबसे जो पहले वाला पोर्शन मिलेगा, जो हमारा माथे वाला पोर्शन होता है, माथे वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है जी, फ्रंटल लोब होता है। अब ये जो फ्रंटल लोब होता है ना, इसके यहाँ पर डिफरेंट काम होते हैं, जैसे कि ये क्या करवाता है, ये जो है ये थिंकिंग करवाएगा, डिसीजन मेकिंग में और वॉलेंटरी मूवमेंट के अंदर ये जो है इनके हमारे पास जो है ये काम होते हैं। फिर हमारे पास आता है जी पैरिटल, ये जो आप लोगों को पीछे वाला दिखाई दे रहा है, यानी कि जो हमारे पास फ्रंटल लोब का जो पीछे वाला पोर्शन है। ठीक है ना। अब उस पीछे वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैरिटल लोब। ठीक है, अब ये जो पेरिटल लोब होता है, इसका काम क्या होता है, ये सेंसरी परसेप्शन कराता है, यानी कि ये जो भी हमारा सेंस ऑर्गन होगा, हमारा सुनना, हमारा देखना, हमारा चखना, हमारा टच करना, ये उसके क्या कराता है, परसेप्शन कराता है। ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास कौन सा पोर्शन, हमारे पास आता है जी टेम्पोरल। ठीक है, कौन सा होता है जी, टेम्पोरल, जो हमारे कान है, कान के ऊपर वाला जो पोर्शन है। ठीक है, जहाँ पर हमारे कान खत्म हो रहे हैं, यहाँ पर अगर आप लोग टच करें अपने हेड को, तो ये वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, ये सेरिब्रम का कौन सा लोब है, ये है जी टेम्पोरल लोब, जो कि क्या करवाता है, हेयरिंग करवाता है, स्मेल, और ये किस में मदद देता है, हमारी मेमोरी के अंदर जो है ये मदद देता है। फिर आता है हमारे पास बिल्कुल हमारे सर का जो पीछे वाला पोर्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब होता है, और ऑक्सीपिटल लोब का काम क्या होता है, ये हमारी विजन के अंदर जो है वो हमें हेल्प कराता है। समझ आ गया इतना कि हमारे पास ये जो लोब्स ऑफ फोर ब्रेन है ये कितने हैं और इनके क्या क्या काम हैं। अब हम यहाँ पर फोर ब्रेन में क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं थालामस को। थालामस को अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो ये है हमारा क्या चीज़, सेरिब्रम, और सेरिब्रम के नीचे आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई देता है, ये है जी हमारा थालामस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये है जी थालामस। ठीक है, अब इस थालामस को अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो थालामस जो है ये क्या, अगर इसका हम काम देखें, ठीक है, तो इसका काम हमारे पास क्या होता है, ये एक्ट करता है, एक्ट एज रिले सेंटर। ठीक है, तो ये किस तरह का एक्ट कर रहा है, रिले सेंटर की तरह से ये जो है ये एक्ट कर रहा है, किस चीज़ के लिए, फॉर सेंसरी इम्पल्सेस। समझ आ गया।
अगर हम इस थैलेमस को देखें तो थैलेमस के साथ आप लोगों को एक सिस्टम मिलता है, ठीक है ना। ये वाला जो आप लोग सिस्टम देख रहे हो, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक सिस्टम दिखाई देता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम दिखाई देते हैं। इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर आप लोगों को दो चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 बाय 1 करके आप लोगों को यहाँ ड्रॉ करके देती हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये आप लोगों को जो है ये दो आलमंड शेप के जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ठीक है। ये वाले जो दो आलमंड शेप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पर कहते हैं एमिगडाला, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एमिगडाला, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये क्या कराता है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर फीलिंग्स बनती हैं, ठीक है, तो ये किसको जनरेट करवाता है, फीलिंग्स को जो है जनरेट करवाता है। जैसे कि एंगर हो गया, हेट हो गया, इसी तरह से ये जो रिवेंज वाली हमारे पास जो फीलिंग होती है, मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर फीलिंग्स होती है ना, यही हमारा एमिगडाला जो है ये जनरेट करवा रहा होता है। फिर आते हैं हमारे पास ये वाले जो दो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हिप्पोकैम्पस, हम इनको ये जो है नाम देते हैं। अब हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो मेमोरी होती है, ठीक है ना, ये उसको क्या कराते हैं, जनरेट करवाते हैं, ठीक है। समझ आ गया कि हमारे पास ये जो थैलेमस है, थैलेमस के साथ क्या प्रेजेंट होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं एमिगडाला और दूसरे को हम क्या कहते हैं, हिप्पोकैम्पस कहते हैं, ठीक है। एमिगडाला का काम फीलिंग्स में होता है और हिप्पोकैम्पस का काम किस चीज़ के अंदर होता है, मेमोरी जनरेशन के अंदर होता है। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब हमारे पास हमारा जो ब्रेन है ना, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, वेंट्रिकल्स। मैं यहाँ पर बना दूँ, ठीक है, कलर में चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए कि आप लोगों को यहाँ पर ना इस तरह की क्या दिखाई देती है, वेंट्रिकल्स दिखाई देती है। यूँ इस तरह से ये जो है क्या दिखाई देंगी, वेंट्रिकल्स जो है ये आप लोगों को दिखाई देती हैं, ठीक है ना। अब ये जो वेंट्रिकल्स होती है ये क्या होती हैं, बेसिकली ये एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। ये क्या होती हैं, ये बेसिकली एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, ठीक है ना। इनके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिलता है। हमारे ब्रेन के सेरिब्रम में कितने वेंट्रिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है ना। कितने वेंट्रिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल यहाँ पर जो है वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास फिर ये दोनों वेंट्रिकल, ठीक है ना, ये जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं फिर ये कनेक्टेड होती हैं किसी थर्ड वेंट्रिकल से, और उसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल होता है उस थर्ड वेंट्रिकल को हम कहते हैं इंटरवेंट्रिक्यूलर फोरामेन। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरवेंट्रिक्यूलर फोरामेन, ठीक है। तो ये है हमारे पास इनका नाम, ठीक है ना। और ये दरअसल हमारे पास हाइंड ब्रेन से रिलेट होता है। ये जो हमारे पास थर्ड इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है, ये बेसिकली ये वेंट्रिकल जो है ये हमारे हाइंड ब्रेन से जो है ये कनेक्टेड होता है। समझ आ गया इतना कि हमारे पास 4 ब्रेन में क्या क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन जो रहता है दैट इज़ द हाइपोथैलेमस। ये वाला जो आप लोग पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये क्या होता है, ये साइज में जो है ये क्या होता है, ये स्मॉल होता है, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है, इसका अगर मैं आप लोगों को काम बता दूं, ये क्या करता है, ये हमारा जो क्या होता है जी, होम्योस्टैसिस होता है, ठीक है, ठीक है। होम्योस्टैसिस के अंदर ये क्या करता है, रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारा हंगर हो गया, हमारा थ्रिस्ट हो गया, बॉडी टेम्परेचर है, इमोशन है, स्लीप है, बीपी है, इसी तरह से जो हमारा स्लीप साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह जो होता है, ठीक है ना, उसको भी ये क्या कराता है, यही कंट्रोल करवाता है। तो बेसिक इसका काम किस में होता है, हमारी होम्योस्टैसिस के अंदर होता है। अच्छा, फिर इस 4 ब्रेन के अंदर आप लोग अगर यहाँ पर देखो तो ये छोटा सा आप लोगों को एक जो है वो पी लाइक जो है वो आप लोगों को यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी, ठीक है,
पिट्यूटरी ग्लैंड इसको जो है वो हम नाम देते हैं। तो ये था हमारे पास सारे का सारा फोर ब्रेन। अच्छा, यहाँ पर आज जो यहाँ पर आप लोग ये जो मेरी राइटिंग देख रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो लैग हो रहा है और मेरी राइटिंग ठीक नहीं बन रही, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको जो है वो सॉर्ट आउट कर लूँगी। अभी जो है वो थोड़ा बहुत मसला चल रहा है, तो अब आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, आप लोग जो है वो इसको मैनेज कर लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं हमारा क्या चीज़, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लोकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लोकेशन में आप लोगों को ये कहाँ पर दिखता है, ये दिखता है आप लोगों को बिटवीन फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन प्लस आप लोगों को कहाँ पर दिखेगा, हाइंड ब्रेन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर दिखता है। ये जो आप लोग किस कलर में देख रहे हो, ब्लू कलर के अंदर आप लोग ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा है जी मिड ब्रेन, ठीक है ना। और मिड ब्रेन जो है इसके अंदर और स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, और पार्ट्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और बस ये एक छोटा सा हमारे पास पोर्शन होता है। और हमारे पास जो हमारा मिड ब्रेन है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप लोगों को रेटिक्यूलर फॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है, रेटिक्यूलर फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होती है, ये असल में जो न्यूरॉन होता है ना, उसका नेटवर्क होता है जो मिड ब्रेन से हाइंड ब्रेन तक गया होता है। और उसका काम हमारे पास क्या होता है, अलर्टनेस, ठीक है। ये जो हम अक्सर जो है क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, उसमें होता है। और कॉन्शियसनेस, जैसे कि जब हम नींद से जाग जाते हैं, उसके अंदर ये जो है इसका काम होता है, किस चीज़ का, रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम होता है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर मिड ब्रेन का काम देखें, ठीक है, ये तो पहले मैंने आप लोगों को किसका बताया, रेटिकुलर फॉर्मेशन का बताया, ठीक है। क्या होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन, न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें मिड ब्रेन के काम की, तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, एक्ट एज रिले सेंटर, ठीक है। तो ये किस तरह से एक्ट करता है, रिले सेंटर की तरह से एक्ट करता है, यानी कि ये कनेक्ट कराता है हमारे हाइंड ब्रेन को हमारे फोर ब्रेन से, ठीक है, इसका ये काम होता है। अब हम बात करते हैं हमारे हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन में भी हमारे पास हमारा जो फोर ब्रेन था उसकी तरह से यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला जो कंपोनेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं, ठीक है, बेलम हम उसको यहाँ पर बोलते हैं। इस डायग्राम के अंदर ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, ये सेरिबेलम है, ठीक है ना। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो जो सेरिबेलम होता है ना, इसका काम किस में होता है, ये जो हमारा क्या होता है, ये जो वॉलंटरी मूव होते हैं, ठीक है ना, किस में होता है, ये जो हमारे क्या होते हैं, वॉलंटरी मूव होते हैं, उनके अंदर इनका जो है ये बेसिक काम होता है। जैसे कि हमारी बॉडी की क्या हो गई, हमारी बॉडी का जो है ये पोस्चर हो गया, यानी कि आप लोग किस जो है वो फॉर्म के अंदर बैठे हैं, ठीक है ना, आप लेटे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, ठीक है ना, भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उसके अंदर होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो क्या होती है, जो मसल मूवमेंट होती है, ठीक है ना, उसके अंदर ये जो है इनका जो है वो रोल होता है। जैसे कि वॉकिंग है, राइडिंग है, बाईसाइकिलिंग है, ये जो है ये इनका काम होता है। इसके अलावा इसका जो हमारे पास तीसरा काम होता है, ये किस में होता है, आल्सो इन्वॉल्व इन लर्निंग में, ठीक है ना, लर्निंग में, प्लस इनका काम होता है किस चीज़ में, मेमोरी स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो ये जो है ये इनके हमारे पास क्या होते हैं, काम होते हैं, किस चीज़ के, सेरिबेलम का ये जो है ये काम होता है। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या आता है, पोन्स आते हैं। ये वाला जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोन्स, ठीक है ना। अब पोन्स जो है ये क्या करता है, ये करता है एक्ट एज ब्रिज, एक्ट एज ब्रिज की तरह से ये जो है ये काम करता है। और ये कनेक्ट करता है हमारे सेरिबेलम को किसके साथ, हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा के साथ। ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है सेरिबेलम को किस चीज़ के साथ, मेडुला ऑब्लंगेटा के साथ, ठीक है। इसका ये हमारे पास काम होता है।
और इसका हमारे पास ये जो दूसरा काम होता है वो क्या होता है कि ये क्या करता है कि ये कंट्रोल सेंटर है। किस चीज़ का कंट्रोल सेंटर है? ये जो हमारी क्या होती है, हार्ट बीट होती है, ठीक है ना, ये उसका जो है ये क्या होता है, ये कंट्रोल सेंटर होता है। और इसके अलावा जो हमारी क्या होती है, ब्रीदिंग होती है, उसको भी क्या कराता है, ये कंट्रोल करवाता है। समझ आ गया कि हमारे पास पोन्स क्या होता है। फिर आता है ये वाला जो पोर्शन आप लोग देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है। अब ये जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये जो हमारे पास इनवॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या कराता है, उनको ये कंट्रोल कराता है। जैसे कि हमारी क्या हो गई, हमारी हार्ट बीट हो गई, ठीक है ना, इसी तरह से हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, इसी तरह से हमारी क्या होगी, रेस्पिरेशन हो गई, यानी कि हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो हो गई, और इसी तरह से हमारी क्या होगी, स्वेलोइंग, ठीक है ना। तो ये जो है ये सारे का सारा काम कौन कर रहा होता है, हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा कर रहा होता है। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, हाइंड ब्रेन। समझ आ गया। फिर हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये हमारे पास क्या होती है, ब्रेन स्टेम, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। अब ब्रेन स्टेम क्या होती है, हमारे पास ये जो ब्रेन स्टेम में हमारे पास जो पोर्शन इंक्लूड होते हैं उसमें हमारे पास क्या आता है, मिड ब्रेन आता है, ठीक है ना, प्लस हमारे पास क्या आता है, ये जो हमारे पास हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या होता है, पोन्स, प्लस यहाँ पर आप लोगों को ये जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है, ये वाले जो पोर्शन होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए मेंशन कर दूँ तो ये वाले जो आप लोग पोर्शन देख रहे हो, यहाँ से लेकर ये वाला जो आप लोग पोर्शन देख रहे हो, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये है जी हमारा क्या चीज़, ब्रेन स्टेम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। अब ब्रेन स्टेम हमारे पास वो पार्ट होता है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करवाता है। ये बेसिक हमारे पास इसका जो काम होता है। और ये इसका हमारे पास ये जो ब्रेन स्टेम है, फंक्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका काम क्या होता है, इसका काम हमारे पास होता है जो इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उन सबको क्या करवाता है, परफॉर्म करवाता है। तो ये था हमारे पास हमारा ह्यूमन ब्रेन, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को 1 बाय 1 करके पार्ट जो है वो पढ़ा दिए, सबका अलग अलग मैंने आप लोगों को यहाँ पर फंक्शन भी बता दिया है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारा क्या चीज़, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इट इज़ एन ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज टू अ स्टिमुलस कैरीड आउट विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। यानी कि हमारी बॉडी में वो फ़ौरन होने वाले ऑटोमेटिक रिएक्शन है जो किसी स्टिमुलाई पर बगैर सोचे होता है। क्योंकि कुछ स्टिमुलाई पर हमें जो है वो क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, अगर हम सोचने लगे तो हमारे बॉडी को जो है फिर क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, हमारी बॉडी में होने वाले ऑटोमेटिक और फास्ट रिएक्शन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में हम जो है वो पढ़ते हैं टू टच हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और इन रिस्पॉन्सेस को हमारा जो है कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन का इसमें जो रिस्पॉन्स होता है उसके अंदर कोई काम नहीं होता, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है, दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये वो न्यूरल पाथवे होता है थ्रू विच अ रिफ्लेक्स एक्शन अकर। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है जिस तरह से परफॉर्म होती है, जिस रास्ते से जो है वो परफॉर्म होती है, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, और सॉरी रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जहाँ से सिग्नल क्या करेगा, ट्रैवल करता है। अब इसके जो है रिफ्लेक्स आर्क के जो है हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। अब मैं वो कंपोनेंट आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, रिसेप्टर होना चाहिए। रिसेप्टर क्या करेगा, किसी भी स्टिमुलाई को क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद हमारे पास जो रिसेप्टर होते हैं उस सिग्नल को, उस इम्पल्स को कहाँ पर भेज देते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के पास भेजेंगे। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को क्या करेगा, वो यहाँ इन सिग्नल को लेकर किसके पास जाएगा, ये जाएगा जी हमारे इंटर न्यूरॉन के पास। इंटर न्यूरॉन जो है ये क्या करेगा,
ये जो है ये जो इंटरन्यूरॉन होते हैं ना बेसिकली ये कहाँ पर होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं और ये क्या करते हैं, ये डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब फिर हमारे पास इंटरन्यूरॉन जो है ये डिसीजन मेकिंग करने के बाद जो भी हमारे पास कमांड होगा ये किसको दे देंगे, ये दे देंगे मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, ये कमांड को लेकर किसके पास जाएगा, ये कमांड को लेकर जो है वो इफेक्टर के पास जाएगा। इफेक्टर जो है फिर क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्स होगा ठीक है उस रिस्पॉन्स को जो है वो क्या कर देंगे, शो कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है वो सारे का सारा इसी पाथवे को जो है वो फॉलो करता है कि कैसे जो है हमारे पास स्टिमुलाई आया, किन के न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो आगे जो है वो जाकर उसने अपना रिस्पॉन्स शो किया। तो अब हम इसको जो है वो किस में समझते हैं, इसी न्यूरल पाथ को हम किस में समझेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर यहाँ पर हम समझते हैं डिटेल के साथ। अब यहाँ पर देखिए कि ये है हमारे पास, जैसे कि हमने कहा कि रिफ्लेक्स एक्शन में हमने एग्जांपल ली थी टू टच हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू टच हॉट ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा हाथ अगर किसी गर्म चीज़ के ऊपर जाता है तो हमारा बॉडी, हमारा हाथ जो है वो किस तरह से फ़ौरन पीछे को हट जाता है। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक स्टिमुलाई होनी चाहिए और वो हमारे पास क्या है, हॉटनेस है, यानी कि गर्म कोई चीज़ है आपके पास। सपोज़ कर लो आपका हाथ जो है वो उस गर्म चीज़ के ऊपर आपके ना चाहते हुए भी चला गया। फिर क्या है कि जैसे ही हमारा हाथ या हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट उसको टच करेगा तो उसको जो हॉटनेस है वो रिसीव करने वाले हमारे पास क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे। ठीक है ना, अब रिसेप्टर जो है क्या करेंगे, उस स्टिमुलाई को जो है वो रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद वो फिर किस में लेके जाएंगे, इनको लेके जाएंगे हमारे किन में, सेंसरी न्यूरॉन के पास लेके जाएंगे। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन का जैसे कि मैंने आपको कहा था इनका दूसरा नाम क्या होता है, एफरेंट न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे कि इस मैसेज को लेकर जाएंगे और फिर वो मैसेज को लेकर कहाँ पर जाएंगे, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेकर जाएंगे। अब इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आप लोग ये वाला जो न्यूरॉन देख रहे हैं येलो कलर का, बेसिकली ये कौन सा न्यूरॉन है, ये है जी इंटर न्यूरॉन। ये इंटरप्रिटेशन करेगा कि हमारे पास हमारे आउटर इन्वायरमेंट में बेसिकली क्या हुआ है। इंटरप्रिटेशन करने के बाद ये क्या करेगा, ये दोबारा से ये जो आप लोग ग्रीन कलर का एक न्यूरॉन देख रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन करने के बाद ये जो हमारा क्या होगा, इंटर न्यूरॉन होगा, ये मैसेज दे देगा किस चीज़ को, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन को क्या मैसेज देगा कि आपने क्या करना है, अपना जो हैंड है वो पीछे की तरफ खींचना है। और ये मोटर न्यूरॉन कहाँ पर आए होते हैं, ये जो मोटर न्यूरॉन है ये हमारे इफेक्टर तक आए होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इफरेंट मोटर न्यूरॉन भी हम इसको कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो है कहाँ पर आए होंगे, मसल पर आए होंगे। जैसे ही जो हमारा मोटर न्यूरॉन है मसल पर क्या करेगा, अपना मैसेज छोड़ेगा, तो मसल जो है ये क्या करेंगे, अपना जो हाथ है वो क्या कर लेंगे, पीछे की तरफ जो है ये खींच लेंगे। और जब पीछे की तरफ खींच लेंगे तो हम कहेंगे क्या परफॉर्म हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये परफॉर्म हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इंटर न्यूरॉन ने क्या किया था, इंटर न्यूरॉन ने ही डिसीजन लिया था कि बाहर जो है वो क्या है, डेंजर है, तो आपने क्या करना है, अपना हाथ जो है वो पीछे की तरफ खींचना है। ये वाला जो कमांड है ना कि हाथ पीछे को खींचना है, ये इसने किसको दिया, मोटर न्यूरॉन को दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये सारे का सारा अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो इसमें हमारे ब्रेन का कहीं पे भी जिक्र नहीं आया। तो क्या हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे ब्रेन का रोल है भी कि नहीं, हमारे ब्रेन का इस एक्शन के अंदर तो कोई रोल नहीं है। यानी कि जो रिस्पॉन्स शो हो रहा है, कौन सा रिस्पॉन्स शो हो रहा है, यानी कि हम जो अपना हाथ है वो पीछे की तरफ जो है खींच रहे हैं, इसमें हमारे ब्रेन का कोई भी जो है वो रोल नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा ब्रेन जो है ना क्या करता है कि ये जो एक्शन परफॉर्म हो गया है, यानी कि आफ्टर रिस्पॉन्स ब्रेन को क्या जाता है, एक सिग्नल जाता है जिससे जो है वो हम क्या करते हैं, पेन फील करते हैं। अब ये जो पेन वाला हमारे पास ये जो फीलिंग होती है ना, ये हमारे माइंड में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम अगर हम उसी चीज़ से दोबारा जो है वो हमारा क्या होता है, एक्सपोजर होता है, तो फिर हम उसके लिए कॉन्शियस हो जाते हैं। मतलब क्या है कि ये हमारी मेमोरी स्टोरेशन में जो है वो काम करता है, लेकिन इसका जो हमारे पास रिस्पॉन्स होता है ना उसके अंदर इसका कोई रोल नहीं होता। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ तक हमने जो है वो अपना जो मोस्ट ऑफ द चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारा लास्ट टॉपिक रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान करके यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है
अगर आप लोग यहाँ पर पहुँच गए हो तो आप लोगों ने चैनल को लाइक करना, शेयर करना और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। अब नर्व इम्पल्स क्या होती है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए, नर्व इम्पल्स हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है जो कि ट्रैवल करता है अलोंग द न्यूरॉन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर पार्ट। यानी कि ये हमारे पास जो नर्व इम्पल्स होती है ना, ये क्या करती है कि एक न्यूरॉन में मैसेज कैसे ट्रैवल होता है, ये जो है ये यही हमें जो है नर्व इम्पल्स बताती है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग जो है वो पढ़कर आ रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को आना चाहिए, और उसके स्ट्रक्चर में हमें कौन सा स्ट्रक्चर आना चाहिए, एक्सॉन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास नर्व इम्पल्स होती है वो एक्सॉन के थ्रू ही ट्रैवल करती है और दूसरे न्यूरॉन के पास जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर देखते हैं, न्यू एक्सॉन का स्ट्रक्चर जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। ये जो हमारे पास एक्सॉन होता है, एक्सॉन की जो हमारे पास क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, एक्सोलेमा कहते हैं। आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को अभी इसके जो स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को बताया कि एक्सॉन की जो हमारे पास क्या होती है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोलेमा कहते हैं। और इसका जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पता है। अब बात करते हैं कि जब न्यूरॉन रेस्ट पर होता है, यानी कि रेस्ट पर होने का मतलब क्या है कि जब इसके पास कोई भी स्टिमुलाई नहीं आ रही, जब हम किस पर होते हैं, रेस्ट पर होते हैं, जब कोई मैसेज नहीं होता, तो उस वक्त हमारा जो एक्सॉन होता है ना उसके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो हमारे पास एक्सॉन की आउटर साइड होती है ना, आउटर साइड पर आप लोगों को कौन से चार्जेस देखने को मिलते हैं, आउटर साइड पर आप लोगों को जो है पॉजिटिव चार्जेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और अंदर की तरफ आप लोगों को कौन से चार्जेस देखने को मिलते हैं, नेगेटिव चार्जेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ये जो हमारे पास क्या होता है, एक्सॉन होता है ना, जब रेस्टिंग स्टेज पर होता है, तो रेस्टिंग स्टेज पर आप लोगों को बाहर पॉजिटिव चार्ज इसलिए मिल रहे होते हैं क्योंकि बाहर की तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा होता है, सोडियम देखने को मिल रहा होता है, और अंदर की तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, पोटाशियम देखने को मिलता है, प्लस आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव चार्जेस, प्रोटीन आप लोगों को यहाँ पर देखने को जो है वो मिलती हैं, ठीक है। अब नेगेटिव चार्जेस प्रोटीन का जो हमारे पास कंसंट्रेशन होता है ज़्यादा होता है, दैट्स वाई यहाँ पर आप लोगों को इनसाइड ऑफ द एक्सॉन आप लोगों को नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो नेट चार्ज हमारे पास क्या हो जाता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ हमारे पास क्या होता है, कंपैरेटिवली नेगेटिव होता है। और इस स्टेज के ऊपर हमारे पास जो हमारे पास पोटेंशियल होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है, वो कितना होता है, वो हमारे पास तकरीबन होता है -70 मिली वोल्ट आप लोगों को यहाँ पर जो है पोटेंशियल देखने को मिलता है, क्योंकि अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। और इस स्टेज पर हमारे पास जो मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, इस स्टेज पर हमारे पास क्या होती है, जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पोलराइज, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज कहते हैं। पोलराइज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो है वो चार्जेस देखने को मिल रहे हैं, बाहर भी और अंदर भी यहाँ पर आप लोगों को जो है चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को याद रखिए, ये हमारे पास न्यूरॉन की वो स्टेज है, एक्सॉन का हमारे पास वो पार्ट है जब ये किस पर होता है, जब ये रेस्ट पर होता है, जब कोई भी मैसेज यहाँ पर नहीं आया। जब कोई मैसेज यहाँ पर नहीं आया तो हमारे पास पोटेंशियल -70 वोल्ट है, और जो मेम्ब्रेन है उस वक्त वो क्या है, पोलराइज है, यानी कि उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, चार्जेस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। समझ आ गया इतना। तो इस न्यूरॉन पर आप लोगों को जो है वो क्या मिलते हैं, लीकी चैनल भी मिलते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये है जी लीकी चैनल, ठीक है, लीकी चैनल भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये क्या है जी, वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी, एक हमारे पास लीकी चैनल होगा और एक हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज गेटेड चैनल होता है, ठीक है ना। जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज पर होता है तो इसके पास जो लीकी चैनल होते हैं ना, ये वाले जो चैनल हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं, जिसकी वजह से बाहर से हमारे पास क्या होगा, बाहर से सोडियम अंदर आने की कोशिश करता है और अंदर से जो पोटाशियम है वो क्या करता है, बाहर जाने की जो है वो कोशिश करेगा। याद रखिएगा कि रेस्टिंग स्टेज पर वोल्टेज
वोल्टेज गेटेड चैनल बंद होंगे, जो चीज़ ओपन रहेगी दैट इज़ द लीकी चैनल, ठीक है ना। अब ये जो था सारे का सारा हमारे पास क्या था, एक रेस्टिंग स्टेज पर था। अब आते हैं हमारे पास जब क्या आती है, जब एक स्टिमुलाई आती है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि ये जो स्टिमुलाई होती है ना, हर वैल्यू का भी स्टिमुलाई जो है वो काम नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू का स्टिमुलाई जो है वो मैसेज को आगे भेजेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलाई कहते हैं। और इस थ्रेशहोल्ड स्टिमुलाई की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये तकरीबन होती है -55 टू -60 मिली वोल्ट। इसकी जो है हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास सपोज कर लो कि यहाँ पर ये जो इस वैल्यू का हमारे पास क्या है, स्टिमुलाई जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस स्टिमुलाई के आने से जो सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे, सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल। मैं यहाँ पर लिख दूँ कि हमारे पास क्या होगा, सोडियम पोटाशियम जो हमारे पास क्या होंगे, गेटेड चैनल होंगे, ये क्या हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, जिससे सोडियम अंदर आएगा, ठीक है। जिससे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये सोडियम है, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, ये अंदर आएगा। जैसे ही ये अंदर आएगा तो अंदर की तरफ हमारे पास क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और बाहर फिर क्या होगा कि जैसे ही ये सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल जो है ये ओपन होंगे, इस स्टिमुलाई के आने पर सोडियम बाहर से अंदर और अंदर से हमारे पास जो पोटाशियम है ये क्या करेगा, ये बाहर जाएगा, ठीक है ना। जो फिर इनके बाहर जाने से फिर क्या होगा कि ये जो बाहर होगा, बाहर का जो हमारे पास क्या होगा, ये जो चार्ज होगा ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली नेगेटिव हो जाएगा। और इस स्टेज पर बोलेंगे कि आप क्या हो गए, आप रेस्टिंग से कहाँ पर आ गए, आप एक्शन पोटेंशियल पर आ गए। यानी कि हमारे पास अब क्या हो गया, चार्ज डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। और इस स्टेज पर हमारे पास जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डी पोलराइज। पहले हमारे पास क्या थे, चार्ज थे बाहर और अंदर। बाहर हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था। लेकिन जैसे स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई के आने से क्या होता है कि जो हमारे पास बाहर की तरफ जो चार्जेस होते हैं वो कौन से चार्जेस हो जाते हैं, वो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं। और अंदर की तरफ हमारे पास कौन से चार्जेस हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं। पोलराइज से हम किस पर आ जाते हैं, डीपोलराइज स्टेट पर जो है वो हम आ जाते हैं। यानी कि स्टिमुलाई के आने पर चार्जेस क्या हो जाते हैं, उलट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डीपोलराइज स्टेट है। अब यही स्टिमुलाई जो है वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, ये आगे जाता है, ठीक है ना, आगे जाएगी। और आगे वाली साइड अभी क्या है, पोलराइज है। यानी कि स्टिमुलाई अभी हमारे पास यहाँ इस स्टेज के ऊपर है, ठीक है ना, यहाँ इस स्टेज के ऊपर है। अब जो है इसने क्या करना है, एक्सॉन के अगले पोर्शन पर जाना है। लेकिन अभी जो है वो एक्सॉन का ये जो आगे वाला पोर्शन है वो पोलराइज है। पोलराइज मतलब क्या है कि ये रेस्टिंग स्टेज पर है, जो कि हमने यहाँ पर देखी थी। यानी कि सारा कुछ जो भी हमारे पास क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव आइन जहाँ पे भी थे, ठीक है ना, यहाँ पर भी सारे का सारा वही होगा। यहाँ पे भी पोटेंशियल अभी -70 मिली वोल्ट है। मेम्ब्रेन हमारे पास पोलराइज है, ठीक है। तो ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, पोलराइज है। अब जब ये हमारे पास क्या होगा, ये स्टिमुलाई यहाँ इस डीपोलराइज से दोबारा से ये अगले वाले पोर्शन में जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या क्या होगा, अब हम यहाँ पर देखते हैं। यानी कि हमने ये जो हमारे पास डीपोलराइज स्टेट होगा ना, मेम्ब्रेन होगा, इस डीपोलराइज को हमने दोबारा क्या करना होगा, रीपोलराइज करना है। यानी कि हमने इसको दोबारा से किस पे लाना होगा, हमने इसको जो है वो रेस्टिंग पे लाना होगा। तो इसको हम जो है वो रेस्टिंग पे कैसे लाएंगे, ये हम देखते हैं। सपोज कर लो कि हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास क्या था, स्टिमुलाई था। स्टिमुलाई इस वाले एरिया को, ठीक है ना, इस वाले एरिया को क्रॉस करके यहाँ इस वाले एरिया पर आ चुकी है। अब सपोज कर लो ये वाला वो एरिया है जहाँ से हमारे पास स्टिमुलाई गुजर कर जा चुकी है, और हमने इसको जो है वो डीपोलराइज से क्या करना है, इसको रीपोलराइज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल जो होंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या होंगे, वोल्टेज गेटेड
जो चैनल होंगे, ठीक है ना, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम ओपन करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो यहाँ अंदर हमारे पास क्या थे, हमारे पास पोटाशियम थे। अंदर जो पोटाशियम थे इनका क्या हो जाएगा, ई फ्लक्स हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये बाहर की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, ई फ्लक्स ऑफ, हमारे पास किस चीज़ का, ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन, ठीक है। तो इसके बाहर जाने से हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ना, वो क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और अंदर हमारे पास क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो बाहर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया कि हमने किस चीज़ को ओपन किया है, हमने वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन किया, जिससे वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल, अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोटाशियम चैनल। पोटाशियम चैनल को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो पोटाशियम अंदर से बाहर जाएंगे, जिससे बाहर का जो हमारे पास चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अंदर का जो हमारे पास चार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। और इस वक्त जो हमारे पास मेम्ब्रेन होगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, रीपोलराइज कहेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखिए, जब हमने कहा था कि हमारे पास कोई जो है वो स्टिमुलाई नहीं था, जब हमारे पास मेम्ब्रेन पोलराइज थी, तो हमारे पास तब भी हमारे पास क्या था कि बाहर जो थे वो पॉजिटिव चार्ज थे, जैसे कि यहाँ हमने रीपोलराइज में किया कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर हमारे पास क्या थे, नेगेटिव चार्ज थे। तो अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है ना, लाइक हमारे पास क्या चीज़, पोलराइज। तो पोलराइज की तरह से हमने क्या किया, चार्ज को जो है वो इक्वल कर दिया, तभी हम मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन को हम जो है वो बोलेंगे कि ये क्या हो गई है, ये रीपोलराइज हो गया। अच्छा, रीपोलराइज के ऊपर ना हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चीज़ तो हमें मिल गई, और वो थे हमारे पास क्या चीज़, आयंस की कंसंट्रेशन के बाहर और अंदर, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, ये हमने क्या कर लिया, ये इक्वल कर लिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर थे पोलराइज के अंदर। अब हमारे पास दूसरी जो चीज़ है वो मैच नहीं हुई। वो क्या मैच नहीं हुई कि यहाँ अगर आप लोग पोलराइज स्टेट पर देखो तो यहाँ बाहर कौन से चार्ज थे, बाहर कौन से आयंस थे, वो सोडियम थे। लेकिन यहाँ पर बाहर कौन से आयंस हैं, यहाँ पर हैं जी पोटाशियम आयंस, ठीक है। यहाँ पर कौन से आयंस है, पोटाशियम आयंस हैं, ठीक है ना। और अंदर हमारे पास क्या है जी, अंदर हमारे पास क्या रह गए हैं, सोडियम आयंस हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आयंस जो है ये उलट हो चुके हैं, तो अब हमने क्या करना है, इनको जो है वो इक्वल कराना है। तो इक्वल कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयंस को बैलेंस करने के लिए हम क्या चलाते हैं, यहाँ पर एक पंप होगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है ना। इस पंप की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो अंदर है, ठीक है ना, अंदर से ये क्या करेगा, ये पंप अंदर से जो 3 सोडियम है उनको क्या करेगा, बाहर भेजेगा, और बाहर से क्या करेगा कि ये जो 2 पोटाशियम होंगे उनको अंदर लाएगा। और ये खुद ब खुद अंदर नहीं लाएगा, ये यहाँ पर क्या यूज़ करता है, ये यहाँ पर जो है ये एटीपी को जो है वो यूज़ करता है। एटीपी को यूज़ करके ये जो क्या करेगा, इन आयंस को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। और इस स्टेज पर अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो डीपोलराइज स्टेट थी, हमने उसको क्या कर दिया, वापस से रीपोलराइज स्टेट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अब यहाँ से जो है वो जो स्टिमुलाई आया था यहाँ से गुजर कर चला चुका है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास अब पोर्शन है ये दोबारा से किस पर आ चुका है, रेस्ट पर आ चुका है। अब इसके ऊपर जो है वो स्टिमुलाई नहीं आया, और जब इसके ऊपर स्टिमुलाई आएगा तो दोबारा से ये किस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से इस स्टेट में जो है वो आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया हमारे पास कि ये था हमारे पास पूरे का पूरा एक नर्व ट्रांसमिशन के, जो हमारे पास एक नर्व इम्पल्स होता है वो एक्सॉन के जो हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है, उसके अलोंग किस तरह से जो है वो मूव करता है। अब इसी को जो है वो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्राफ के अंदर जो है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये है हमारे पास क्या चीज़, 0 मिली वोल्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये -70 मिली वोल्ट है। यानी कि जब एक न्यूरॉन जो है वो किसके ऊपर होता है, रेस्ट पर होता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब सपोज कर लो मेरे पास क्या आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है कोई भी स्टिमुलाई, ठीक है ना, जिसका हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू है -55 टू -60, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है कि सपोज कर लो जैसे ही ये क्या आता है, जैसे ही ये स्टिमुलाई आता है, तो स्टिमुलाई के आने से क्या होता है कि जो सोडियम के आयंस थे वो क्या हो जाएंगे, अंदर की तरफ आएंगे। तो हम कहेंगे जब सोडियम जो है वो क्या होते हैं, अंदर आते हैं, तो हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, डी
पोलराइज हो जाती है। पीछे मैंने आप लोगों को यही कहा है ना कि ये इस स्टेज के ऊपर मैंने आप लोगों को यही कहा है ना कि जब स्टिमुलाई आती है तो हमारे पास ये जो सोडियम के आयंस होते हैं ना वो अंदर की तरफ आ जाते हैं और जो पोटाशियम होते हैं वो बाहर की तरफ चले जाते हैं और जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही है कि जैसे ही हमारे पास क्या आती है, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई आती है तो इससे हमारे पास सोडियम अंदर आते हैं और हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। और इस वक्त हमारे पास जो पोटेंशियल होता है ना वो कितना होता है, +30 मिली वोल्ट, यानी कि ये किस में चला जाता है, प्लस में चला जाता है। पहले हमारे पास क्या था, माइनस में था, अब ये प्लस में चला जाएगा। तो ये स्टिमुलस क्या करेगा, ये थोड़ा सा आगे चलेगा, ठीक है। तो ये डीपोलराइज से दोबारा क्या हो जाएगा, हम इसको क्या कहेंगे, ये रीपोलराइज होगा। और जब रीपोलराइज हुआ था तो हमने क्या कहा था, क्या हुआ है जी, इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम हुआ था हमारे पास, ठीक है ना। इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम में हमारे पास क्या थे कि जो हमारे पास वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल थे वो ओपन हुए थे, ठीक है ना। उससे फिर हमारे पास क्या हुआ था कि जो मेम्ब्रेन थी हमारे पास क्या हो गई थी, रीपोलराइज हो गई थी। और हमारा जो पोटेंशियल है वो किस पे चला जाएगा, -90 मिली वोल्ट पर चला जाएगा। लेकिन हमने तो कहा था कि जब कोई स्टिमुलाई नहीं आता तो तब हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। लेकिन ये -70 मिली वोल्ट तक नहीं ठहरा, हमें तो -70 मिली वोल्ट चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाता है, ये -90 मिली वोल्ट तक चला जाता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये कहाँ तक चला गया, -90 मिली वोल्ट तक चला गया, ठीक है। -70 मिली वोल्ट तक इसको ठहरना था रीपोलराइज होने के लिए, लेकिन ये क्या है, -90 मिली वोल्ट तक चला गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे पास पोटाशियम चैनल थे ना, पोटाशियम गेटेड चैनल यहाँ पर जो हमने ओपन कर रखे थे वो कुछ देर के लिए जो है वो ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पोटेंशियल गिर कर -90 मिली वोल्ट तक चला जाता है। और अब इसको फिर हम सेट करेंगे, सेट कैसे करेंगे, हम इसको सोडियम पोटाशियम पंप जो है पीछे जो हमने यहाँ पर चलाया था ये वाला पंप, ठीक है, ये वाला पंप जो है वो हम क्या करेंगे, चलाएंगे, जिससे क्या होता है कि फिर हमारा जो पोटेंशियल होता है वो -90 से दोबारा ऊपर की तरफ चला जाता है और ये कितना हो जाता है, -70 मिली वोल्ट तक जो है ये आ जाता है। और अब इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन जो है वो हम यहाँ पर इसको जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरे का पूरा नर्व ट्रांसमिशन और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तब तक मुझे दे यहाँ पर इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।